नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जो राज्य का मुखिया होता है, यह हमारे भारत के संविधान में एक संवैधानिक पद है जिसका वर्णन अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच में इस संवैधानिक पद का अर्थात राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। क्योंकि बता दें, यहाँ भारत में व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, परंतु एक सातवां संशोधन 1956 में किया गया था। उसके अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई थी कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से अभी हाल की स्थिति में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भूमिका का निर्वाह कर रहा है। क्योंकि जो राज्यपाल का पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि इस पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक प्रमुख जिम्मेदारी तो यह होती है क्योंकि इसका जो निर्वाचन किया जाता है, इसकी नियुक्ति की जाती है, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसलिए ये केंद्र सरकार की तरफ से राज्य की स्थिति को संभालता है, और दूसरी तरफ यह राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। यानी जो राज्य का शासन होता है उसका प्रमुख राज्यपाल होता है, और राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। और वास्तविक मुखिया होता है वह मुख्यमंत्री होता है, परंतु जितने भी संवैधानिक मुखिया राज्यपाल ही होता है। यानी उस पर दोहरी भूमिका होती है। एक और तो उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु उसकी नियुक्ति वास्तव में राष्ट्रपति केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और दूसरी भूमिका राज्य के संवैधानिक प्रमुख की होती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में किया गया है। इस प्रकार से यह दोहरी भूमिका है। परंतु यहाँ बता दें कि जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का पद होता है, उसी प्रकार से राज्य के लिए राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है। परंतु जिस प्रकार केंद्र सरकार में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, उसी प्रकार से राज्य के लिए उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था नहीं की गई है। तो यह स्थिति चूंकि संविधान में वर्णित है, इसलिए बहुत ही आइए अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल के पद पर कौन व्यक्ति बैठता है। तो सबसे पहले बता दें कि राज्यपाल जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, परंतु उसकी जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर प्रत्येक राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अर्थात वह स्वयं के विवेक से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है। जिस व्यक्ति को केंद्र सरकार चाहती है, वो अर्थात प्रधानमंत्री की सहमति के पश्चात ही उस व्यक्ति को राष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में स्थापित करता है, नियुक्त करता है। यानी राष्ट्रपति का जो मोहर लगा हुआ आज्ञा पत्र होता है, उस आज्ञा पत्र के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। परंतु इस प्रकार की स्थिति बनी थी कि चूंकि ऐसा पाया गया है कि राज्यपाल के नियुक्ति में बहुत ही जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो राजनीतिक अतार्किकता है, उस पर हावी हो गई है। और इस प्रकार जो राजनीतिक दल होते हैं, अपने फायदे के लिए राज्यपाल के किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। तो इसलिए 1979 में उच्चतम न्यायालय ने इस पर संज्ञान लिया, और ऐसा कहा कि राज्यपाल का पद है वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यानी राज्यपाल का पद एक स्वतंत्र पद है। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, यानी उसको जो संविधान में शक्तियां दी गई हैं उनका उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि कोई केंद्र सरकार का एक मोहरा बनकर रह जाए और राज्य के विकास के कार्यों में एक बाधक की भूमिका का निर्वाह करे। बल्कि उसकी भूमिका तो यह है कि जो हमारी संघवाद की परंपरा बनी हुई है, जो कि भारत एक संघ है, इसलिए जो संघवाद की परंपरा है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उनको मधुर करने के लिए, उनको मीठा बनाने के लिए इस राज्यपाल के पद को सृजित किया गया था। परंतु चूंकि संविधान में राज्यपाल के पद के लिए
राज्यपाल के पद का दुरुपयोग होता है। ऐसा जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार, क्योंकि जब भिन्न भिन्न दलों की सरकार होती है तो उस स्थिति में जो आरोप लगाती है तो हमारी हम बता दें कि भारत की जब संविधान का निर्माण हुआ था तो भारत की संविधान सभा में भी इस बात की मुद्दा गरमाया हुआ था कि राज्यपाल की नियुक्ति चुनाव के माध्यम से की जाए। इस तरह राज्यपाल को केंद्र सरकार के भरोसे न छोड़ा जाए, केंद्र सरकार से उसकी नियुक्ति न करवाई जाए। तो इसके पीछे बहुत बहस हुई और कुछ उसके निष्कर्ष निकले और उसके पश्चात यह तय किया गया कि राज्यपाल के पद को केवल अप्रत्यक्ष विधि से यानी केवल राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाना ही ठीक है। तो आइए उसके चुने जाने के संविधान सभा के द्वारा क्या कारण बताए गए थे, हम थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेंगे। फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे और राज्यपाल के पद की महिमा के बारे में वर्णन करेंगे, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि अगर राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता तो हमारी संसद की व्यवस्था है, जो संसदीय परंपरा है, जो संसदीय व्यवस्था बनी हुई है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यानी संसद में जो दो सदन होते हैं, जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और यदि राज्यपाल का चुनाव भी इसी रूप में कर दिया जाता तो हमारी संसदीय व्यवस्था बिगड़ जाती। यानी जो राष्ट्रपति के जो केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो मधुर बनाने का कार्य राज्यपाल को दिया गया है, वह राज्यपाल इस संसदीय व्यवस्था को, इस संघीय व्यवस्था को तोड़ देता। और प्रत्यक्ष रूप से यदि चुना जाता तो यदि जनता का उसको समर्थन हासिल हो जाता तो वह भी मुख्यमंत्री की भांति स्वतंत्र प्रभार करने की स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए परिस्थितियां बनाने की कोशिश करता। इस प्रकार से यदि चुनाव के माध्यम से व्यवस्था की जाती तो दूसरी कारण यह है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच दोनों के बीच एक विभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती, दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। और इसका तीसरा कारण यह दिया गया था कि चूंकि राज्यपाल का पद है वह एक संवैधानिक प्रमुख का पद है, राज्यपाल का पद संवैधानिक प्रमुख का पद है, यानी जो उसका पद है उसके लिए एक नाम मात्र का पद है, क्योंकि जो भी प्रमुख कार्य करेगा वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तो इस संवैधानिक पद के लिए इतनी भारी भरकम खर्च की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता तो इसमें भारी भरकम खर्च आ जाता। तो यह भारत की निधि पर अतिरिक्त व्यय के रूप में होता। और राज्यपाल का चुनाव का मामला है, इसमें भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव तो अलग से ही होता ही है और यह व्यक्तिगत मामला है, एक व्यक्तिगत का मामला है, क्योंकि राज्यपाल स्वयं एक अकेला ही पद होता है। यानी यह ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जैसा पद हो, यानी मुख्यमंत्री होगी उसकी पूरे मंत्री होंगे। तो राज्यपाल का पद एक व्यक्तिगत पद है और उसके पास इतनी सारी शक्तियां भी नहीं है जितनी कि मुख्यमंत्री के पास है। तो यदि राज्यपाल के पद को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता तो यह बहुत ही असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती। और इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी दिए गए। पांचवा कारण यह था कि यदि राज्यपाल का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता तो वह पार्टी की व्यवस्था में फंस जाता। जैसे कि वर्तमान में मुख्यमंत्री होते हैं, वह पार्टी की व्यवस्था में फंस जाते हैं और वह स्वतंत्र रूप से जनता के विकासात्मक कार्यों को नहीं कर पाते हैं। यानी राज्य के विकास के लिए एक खुला पद चाहिए था, एक स्वतंत्र पद चाहिए था, जो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और जनता के हितों को देख सके। यदि वह उसका चुनाव होता तो वह पार्टी की या भारत की राजनीतिक व्यवस्था की जो दोष है उसमें फंस जाता। तो इस प्रकार से उसका चुनाव करवाना राज्य की अहित में होता। इसी प्रकार से राज्यपाल जो चुनाव है उसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती। यानी राज्यपाल के चुनाव से एक अलगाववाद की स्थिति
अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती। यानी एक ही राज्य में दो दो मुखिया हो जाते, मुख्यमंत्री तो रहता ही, साथ में राज्यपाल भी होता। इस प्रकार से राजनीतिक जो स्थिरता है, जो देश की एकता है, उस पर गंभीर गंभीर प्रभाव पड़ता। इसके अलावा कुछ प्रमुख कारण और हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इसका 7वां प्रमुख कारण है कि चूंकि हमारा देश एक संघीय देश है, और संघ की एकता, उसकी अखंडता बनाए रखना केंद्र सरकार का एक कर्तव्य है। इसलिए यदि राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी, तो राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार का राज्यों की सरकार पर एक नियंत्रण बना रहेगा। इस प्रकार से वह अलगाववाद का सरकार, वह जो राज्य होंगे वह अलगाववाद का शिकार नहीं हो पाएंगे, और जो राज्यपाल रहेगा वह केंद्र सरकार को समय समय पर राज्य की व्यवस्था सूचित करता रहेगा। यानी राज्य में क्या चल रहा है उसकी व्यवस्था से यानी केंद्र सरकार को सूचित करता रहेगा। जैसे कि जैसे मान के चलिए हमारा प्रमुख राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो कि बॉर्डर पर है, यदि उसमें मान के चलिए उसमें केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती और राज्य में कोई अलग पार्टी की सरकार होती, यदि और राज्यपाल का पद ना होता तो कैसी व्यवस्था बनती, तो हम समझ सकते हैं। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति करना, राज्यपाल के लिए चुनाव करवाना एक बहुत ही भारी कदम साबित हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर एक बात और है, यदि राज्यपाल का चुनाव होता तो मुख्यमंत्री, जैसा कि केंद्र में होता है कि केंद्र के लिए जो प्रधानमंत्री होता है, वह ऐसा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद के लिए एक ऐसा उम्मीदवार चुनता है जो उसका फेवर करे, जो उसके पक्ष में हो। इसी प्रकार की व्यवस्था मुख्यमंत्री यदि राज्य में भी उत्पन्न हो जाती और एक अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती, यानी एक और वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती, और जो दल होंगे, जो सत्तारूढ़ दल होगा और दूसरे दर्जे का सदस्य जो अन्य दल होंगे, उनके बीच में कलह की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती। तो इसलिए यह कुछ प्रमुख कारण थे जो प्रमुख उत्तरदायी हैं कि राज्यपाल के जो पद है उसका चुनाव के माध्यम से उसको न भरा जाए, बल्कि केंद्र सरकार ही उसके लिए एक प्रमुख व्यक्ति को चुने, वो ऐसे व्यक्ति को चुने जिसकी कुछ योग्यताएं भी हम जहाँ चर्चा कर देते हैं। इसके अलावा जो राज्यपाल के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, वह कनाडा में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वही प्रक्रिया को भारत में अपनाया गया है। यानी कि राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। जैसा कि यही व्यवस्था कनाडा में प्रचलित है, परंतु अमेरिका में ऐसी व्यवस्था प्रचलित नहीं है, बल्कि वहाँ पर अमेरिका में प्रत्येक स्टेट के लिए राज्यपाल के लिए अलग से चुनाव किए जाते हैं। तो वहाँ की व्यवस्था, जो अमेरिका के चुनाव की व्यवस्था को भारत में नहीं अपनाएगा, बल्कि कनाडा की व्यवस्था को अपनाएगा। और भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसके तहत उसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसके लिए 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है, और वह व्यक्ति किसी लाभ के पद पर न हो, यानी वह अपने संपूर्ण कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके। इसके अलावा चौथी उसकी शर्त यह है कि उसे ऐसा भी परंपरा विकसित हो गई है, ऐसा कहा गया है कि राज्यपाल को उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ताकि वह उस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न करके वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। यानी यदि कोई किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है तो वह दूसरे राज्य का व्यक्ति होता है, ताकि वह उस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से मुक्त हो सके और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसके अलावा यह व्यवस्था भी है कि राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो उसमें मुख्यमंत्री की सलाह अवश्य लेगा, ताकि उस राज्य में पारदर्शिता बनी रहे, उस राज्य में कलह की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल के पद के लिए शर्त क्या होती है, और हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। मान के चलिए यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने से पहले
संसद का सदस्य है या फिर राज्य की विधानसभा का सदस्य है, तो जिस स्थिति से उसे राज्यपाल बनाया जाता है वह इन दोनों पदों से त्याग पत्र देना होता है। वह व्यक्ति राज्यपाल जो बनने वाला व्यक्ति है वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब वह राज्यपाल बन जाता है तो उसके लिए राजभवन यानी जो आवास की व्यवस्था की जाती है उसके लिए वही भत्ते दिए जाते हैं, वही सुविधाएं दी जाती हैं। परंतु यह महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यपाल जिस तिथि से राज्यपाल के जो भत्ते हैं, जो उनकी सैलरी है, उसको कम नहीं किया, उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति राज्यपाल बन गया है, यानी 2019 में राज्यपाल बना है, तो उसके कार्यकाल यानी उसके 5 वर्ष के कार्यकाल में उसके भत्ते को कम का नहीं किया, उसके वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। और यदि मान के चलिए कोई व्यक्ति एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को जो सैलरी देने का कार्य किया जाएगा वह दोनों राज्यों के बीच में बांट दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कौन सा राज्य उस राज्यपाल के लिए कितने पैसे का भुगतान करेगा। यहाँ हम बता दें कि राज्यपाल के पद का जो वेतन होता है उसको 2018 में बढ़ा दिया गया था। जो 1,10,000 रुपये था उसको बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया है। और उसको राष्ट्रपति की तरह ही राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जो कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, छूट प्राप्त होती है, उसी तरह की छूट वह राज्यपाल को भी प्राप्त होती है। यानी जब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल बना हुआ है उसे किसी अपने पद पर रहते हुए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यानी उसे अपने आपराधिक कार्यों के लिए, चाहे वह उसने खुद से व्यक्तिगत अपराध क्यों ना किया हो, उसके लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके गिरफ्तार करने के लिए 2 माह पहले नोटिस देना अनिवार्य है। 2 माह के नोटिस के पश्चात ही उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा जब वह शपथ लेता है तो शपथ में वह कहता है कि मैं अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा और राज्य के व्यक्तियों की, जनता की सेवा करूंगा। और जो राज्यपाल का पद होता है, राज्यपाल को शपथ दिलवाने का कार्य उस राज्य के उच्च न्यायालय होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। यदि न्यायाधीश ना हो तो उसके द्वारा उसके द्वारा जो निर्वाचित कोई व्यक्ति है वह भी उसके द्वारा निर्वाचित कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भी उसको शपथ दिलवा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि राज्यपाल के लिए क्या पद की अवधि कितने वर्ष के लिए राज्यपाल होता है, यानी कब उसे अपने पद से हटाया जा सकता है, उसकी हम बात करेंगे। यदि हम सामान्य स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थिति में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। परंतु चूंकि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वह कार्य करता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, जब चाहे उसे अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां हैं कि वह राज्यपाल के कार्यकाल को नियंत्रित करे, कि राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है, जब चाहे उससे त्याग पत्र मांग सकता है। इसके अलावा यदि राज्यपाल स्वयं भी अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पदभार से मुक्त हो सकता है। यदि हम बात करें कि कोई भी राज्यपाल है यदि उसने 5 वर्ष अपने राज्यपाल के पद पर काट लिया है तो उसके पश्चात भी वह पुनर्नियुक्ति के काबिल है। यानी किसी व्यक्ति को 2 बार 3 बार भी उसी राज्य का राज्यपाल या अन्य राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई राज्यपाल है, उसके लिए 5 वर्ष, उसके कार्यकाल के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु किसी कारणवश उसे अन्य राज्यपाल का पद का भरा नहीं जा सका है, तो वह 5 साल से अधिक समय के लिए
जितने समय के लिए किसी अन्य नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है उस पद पर बना रह सकता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल के पद की रिक्तता ना हो, यानी राज्यपाल का पद मर कोई भी स्थिति में रिक्त ना हो, खाली ना हो, इसमें व्यवस्था की गई है। या और एक व्यवस्था और की गई है कि यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश को उसका कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो यह 3 परिस्थितियां प्रमुख थी राज्यपाल के संबंध में। उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, उसके 5 वर्ष के पश्चात यदि किसी राज्यपाल की नियुक्ति ना हो तो उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके स्थान में उसकी मृत्यु हो जाने पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसका कार्यभार सौंपा जा सकता है। परंतु यहाँ पर बात करें कि जब राज्यपाल का पद पूर्ण रूप से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, तो विभिन्न जो केंद्र सरकारें हैं वह राज्यपाल के पद का दुरुपयोग करती हैं। ऐसा दुरुपयोग सन 1989 में देखा गया था। 1989 में जब जनता पार्टी की सरकार उस समय आई थी, तो उस सरकार ने जितने भी काम जो उसके पहले 1989 से पहले, चूंकि कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी की कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय जितने राज्यों के राज्यपाल थे वह जनता पार्टी की सरकार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया था। और उसकी यही स्थिति दोबारा दोहराई गई जब 1991 में जब पीबी नरसिम्हा राव की सरकार आई, तो उनके द्वारा भी ऐसा ही किया गया। और बीजेपी और जनता पार्टी के द्वारा जो भी राज्यपाल नियुक्त किए गए थे उन 14 राज्यों के राज्यपाल को हटा दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत यह गंभीर आरोप है, गंभीर मामला है कि राज्यपाल के जैसे महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग भी किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा की, अब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल को क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, किस प्रकार की शक्तियों का उपयोग करता है। क्या राज्यपाल वास्तव में कुछ शक्तियां होती हैं उसके पास में, या फिर वह संविधान का केवल प्रमुख ही होता है? इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। चूंकि राज्यपाल का जो पद है वह राष्ट्रपति की तर्ज पर दिया गया है, तो इसकी शक्तियां भी उसी की तर्ज पर हैं। यानी कार्यकारी शक्ति, यानी जो सरकार होती है, सरकार का मुखिया राज्यपाल होता है। यानी जो राज्य की सरकार, राज्य में जितने भी काम किए जाते हैं वो औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। यानी राज्य के कार्यों को तो कार्य करने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, परंतु जब सील साइन करने का वक्त आता है तो उसमें राज्यपाल का नाम लिखा होता है। यानी कोई भी कार्य जो किया गया है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल है वह राष्ट्रपति की तरह ही नाम मात्र का मुखिया होता है, यानी राज्य का नाम मात्र का मुखिया होता है। और इसके अलावा बात करें कि राज्य सरकार के जितने भी जो लेन देन होते हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए नियम भी बना सकता है। यानी यदि कोई मंत्री है, जैसे मान चलिए वित्त मंत्रालय है, तो वित्त मंत्रालय से संबंधित नियम बनाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। इसके अलावा चूंकि राज्यपाल का पद राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और राज्यपाल है वह उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सहायता के लिए की जाती है कि मुख्यमंत्री की सहायता करे। परंतु उसका तात्पर्य यह उसके लिए यह भी दायित्व निर्वहन करना होता है कि राज्य की जनता का कल्याण हो, और जनजाति लोगों के कल्याण के लिए वह एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है। परंतु ऐसे मंत्री की नियुक्ति कुछ प्रमुख राज्यों में ही की जा सकती है जहां जनजातियों की संख्या अधिक है। उनमें प्रमुख राज्य हैं छत्तीसगढ़ है, उसमें मध्य प्रदेश है, उसमें झारखंड है, उसमें उड़ीसा। इन 4 राज्यों के राज्यपाल के द्वारा एक जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा
राज्यपाल के द्वारा जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है, वो उसको नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता का तात्पर्य है कि जो राज्य सरकार का जब वकील होता है, यानी मान के चलिए किसी व्यक्ति ने राज्य सरकार के खिलाफ कोई केस किया है, तो उसको लड़ने का कार्य, किसी भी न्यायालय में लड़ने का कार्य उसके वकील यानी महाधिवक्ता के द्वारा किया जाएगा। और यह राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल की ही प्रसाद के पर्यंत कार्य करता है। यानी राज्यपाल जब चाहे इस महाधिवक्ता को हटा सकता है। यह व्यवस्था भी भारत में प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल को दी गई है। इसके अलावा राज्य के जो निर्वाचन आयोग होता है, चूंकि प्रत्येक राज्य में एक निर्वाचन आयोग होता है और केंद्र में एक निर्वाचन आयोग भी होता है। चूंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो है हमारे यहाँ नगर पालिका और जो हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, नगर निगम हैं, जो सरपंच के चुनाव होते हैं, उनको करवाने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो सांसदों के चुनाव होते हैं, वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उसका कार्य करवाया जाता है। यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल ही इसकी सेवा शर्तों को निर्धारित करता है। यानी राज्यपाल के द्वारा ही राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसकी सेवा शर्तें डिसाइड की जाती हैं। और परंतु यह व्यवस्था है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, यानी यदि राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जाएगा तो उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विशेष बहुमत से हटाया जाता है, यानी संसद के द्वारा इसको हटाने का कार्य किया जाता है। उसी प्रकार से हटाने का कार्य राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको हटाने का कार्य केवल राज्य की विधानसभा कर सकती है। तो यह बहुत ही इसको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा जो राज्य में लोक सेवा आयोग होते हैं, लोक सेवा आयोग होते हैं, उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चूंकि लोक सेवा आयोग होते हैं, वह विभिन्न प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा को आयोजन करवाने का कार्य करते हैं, तो उनके अध्यक्ष और उनके सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। परंतु यहाँ पर तथ्य वाली बात यह है कि उसको हटाने का कार्य केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी नियुक्ति करने का कार्य तो राज्यपाल के पास में है, परंतु हटाने का कार्य लोक सेवा आयोग को हटाने का कार्य राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा वह यह कार्य भी कर सकता है यदि मान के चलिए मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है, किसी विषय पर जानकारी राज्यपाल मुख्यमंत्री से कोई भी जानकारी राज्यपाल मांग सकता है। इसके अलावा उसकी कार्यकारी शक्ति यह भी शक्ति है कि मान के चलिए कोई मंत्री है, मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, मान के चलिए मंत्री का कोई निर्णय है और उस पर जो वहाँ की मंत्री परिषद है, राज्य की मंत्री परिषद है, उसने विचार नहीं किया है और राज्यपाल चाहता है कि इस मंत्री ने जो निर्णय लिया है उस पर विचार किया जाए, तो वह भी उसके विचार को करने के लिए कह सकता है। इस प्रकार से राज्यपाल का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। और जब केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण पद होता है और जब राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, और अनुच्छेद 356 के तहत जब विशेषकर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, तो उसका प्रमुख जरिया राज्यपाल ही होता है। यानी राज्यपाल जब कह दे, यानी राज्यपाल की रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति से
कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। उसके माध्यम से भी आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके अलावा जब आपातकाल लगाया जाता है तो राज्य का मुखिया राज्यपाल ही होता है। तो इस प्रकार से इस आपातकाल के संबंध में भी बहुत बड़ी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। इसकी प्रमुख शक्ति यह भी है कि जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति वह राज्यपाल ही होता है। यानी राज्य के विश्वविद्यालय के प्रत्येक राज्य के एक विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर होता है और इन चांसलरों का ऊपर एक व्यक्ति होता है, वह कुलाधिपति होता है, वह राज्यपाल ही होता है। यानी राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं कि कुलाधिपतियों को नियुक्त करने का जो वाइस चांसलर प्रत्येक राज्य में एक विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर होता है, उसकी नियुक्ति का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि कार्यकारी शक्तियां कितनी विस्तृत हैं, कितनी सारी शक्तियां राज्यपाल को दी गई हैं। यदि हम विधायी शक्तियों की बात करें, यानी विधायी शक्तियों का तात्पर्य है कि कानून बनाने की शक्ति राज्यपाल के पास क्या है। क्योंकि कानून बनाने का कार्य तो राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है, परंतु कुछ विधायी शक्तियां भी राज्यपाल को दी गई हैं। उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि मान के चलिए जो राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधानसभा के सत्र को आहूत करना और सत्रावसान करना का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चूंकि हम बता दें एक वर्ष में चूंकि विधानसभा के 3 सत्र होते हैं, एक वर्ष में विधानसभा के 3 सत्र होते हैं। जो पहला सत्र होता है उसे बजट सत्र कहा जाता है, दूसरा सत्र होता है उसे हम मानसून सत्र कहते हैं, तीसरा सत्र होता है उसे शीतकालीन सत्र कहते हैं। यानी जब विधानसभा के सत्र होते हैं तो 3 सत्र होते हैं। जो बजट सत्र होता है वह फरवरी और मार्च के बीच में होता है, फरवरी और मार्च होता है, और अप्रैल मई जून जुलाई तक मानसून सत्र होता है, और जुलाई के पश्चात अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई से अगस्त से सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तक शीतकालीन सत्र होता है। इस प्रकार 3 सत्र होते हैं। इन 3 सत्रों में राज्य विधानसभा बैठती है। और इसके अलावा राज्य विधानसभा को कब शुरू करना है, राज्य विधानसभा के सत्र को कब शुरू करना है, वह भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के सत्र को कब खत्म करना है, यानी सत्रावसान कब करना है, वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। परंतु वास्तव में जो राज्यपाल का यह कार्य करता है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो परंतु उसके आदेश पर ही यह सत्रावसान और सत्र को शुरू करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा जिस प्रकार से संसद के प्रत्येक बजट सत्र को संबोधित करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से राज्य विधानसभा के हिस्से में यह कार्य राज्यपाल को द्वारा किया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है और बजट के समय राज्यपाल अपना भाषण राज्य विधानसभा में देता है। यानी बजट को प्रस्तुत करवाने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बजट संबंधी यानी धन संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और इसके अलावा एक व्यवस्था और है कि यदि नई विधानसभा का गठन हो तो उस समय पहला भाषण राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है। यानी यदि किसी राज्य में नई विधानसभा यानी नई सरकार का निर्माण हुआ है तो उस स्थिति में विधानसभा को संशोधित करने का कार्य भी राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी शक्ति यह है कि वह विधानसभा को संदेश भेज सकता है और किसी भी प्रकार की जानकारी उससे मांग सकता है। यानी यदि राज्य विधानसभा में कोई विधेयक पड़ा हुआ है या विधेयक चल रहा है तो उस पर संदेश भेजकर उससे संबंधित जानकारी भी राज्यपाल मांग सकता है। यदि इसकी जो और शक्तियों की बात करें, इसकी चौथी शक्ति है कि राज्य विधानसभा में जो अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है, यदि इन दोनों के पद रिक्त हों तो किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है।
इस प्रकार से यह शक्ति भी वह राज्यपाल के पास है। और अन्य शक्तियों की बात करें तो वह राज्य, चूंकि कई राज्यों में विधान परिषद भी जो दूसरा सदन होता है वह विधान परिषद होता है। क्योंकि मध्य प्रदेश में यह विधान परिषद नहीं है, हालांकि विधानसभा है और विधान परिषद प्रस्तावित है। तो कई राज्यों में विधान परिषद भी होती है। उन विधान परिषदों में कुल 1/6 यानी जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से 1/6 सदस्यों को नामित करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल ऐसा कार्य कोई व्यक्ति यदि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता, इन 5 आधार पर किसी 1/6 सदस्यों को राज्य विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। यह शक्ति भी राज्यपाल के द्वारा पास प्राप्त है। इसके अलावा अन्य शक्तियों की बात करें तो राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाती है। वह नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा यदि कोई विधानसभा का सदस्य यानी कोई विधायक यदि चुनाव के लिए निरर्ह होता है तो सदस्य की निरर्हता से संबंधित जो विचार विमर्श किया जाता है वह निर्वाचन आयोग से वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यदि निर्वाचन आयोग ये सिफारिश कर दे कि कोई विधायक है, वह कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य है तो राज्यपाल उस व्यक्ति को उस चुनाव लड़ने से रोक सकता है। इसके अलावा यदि राज्य का जो विधानमंडल होता है उसमें जो विधेयक पारित होते हैं उन पर हस्ताक्षर करने का कार्य भी करते हैं। यानी राज्य जिस प्रकार से यदि राष्ट्रपति की सहमति के कोई विधेयक कानून नहीं बनता है यानी अधिनियम नहीं बनता है, उसी प्रकार से यहाँ राज्यपाल की भूमिका है। वो और कोई विधेयक उसके पास में आता है तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है, यानी उस पर हस्ताक्षर कर दे और वह विधेयक कानून बन सकता है। इसके अलावा वह उसे रोक सकता है यानी अपने पास सुरक्षित रख सकता है, यानी किसी विधेयक को वह समाप्त कर सकता है। इसके अलावा उसके पास यह शक्ति है कि कोई विधेयक उसके पास में आया है तो उसे पुनर्विचार करने के लिए लौटा दे। परंतु धन विधेयक के संबंध में यह शक्ति नहीं है। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के मामले में वह कोई अन्य विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए राज्य की विधानमंडल को भेज सकता है। और उसके बाद यदि राज्य का विधानमंडल पुनर्विचार करने के पश्चात उसी विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करके पुनः उसके राज्यपाल के पास भेजे तो वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो इस प्रकार से किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वह कह सकता है। इसके अलावा किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी वह सुरक्षित रख सकता है। यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसा विधेयक पारित किया जाता है जो, जैसे मान चलिए व्यापार से संबंधित कोई विधेयक राज्य की विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया है जो संपूर्ण देश को प्रभावित कर सकता है, तो राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देता है। और राष्ट्रपति के पास ऐसे इस विधेयक से संबंधित कुल 3 विकल्प होते हैं। यानी पहला विकल्प है कि वह इसको सहमति दे दे। पहला विकल्प यह होता है कि राष्ट्रपति उसको सहमति दे सकता है या पर उसे सुरक्षित रख सकता है, यानी उसे समाप्त कर सकता है। तीसरा विकल्प उसके पास यह है कि उसके लिए वह विधेयक जो उसके पास आया है उसके लिए पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। परंतु धन विधेयक के संबंध में यह शक्ति नहीं है, वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। चौथा विकल्प ये उसके पास यह होता है कि जब पुनर्विचार के पश्चात जब राष्ट्रपति के पास पुनः यह बिल आता है तो वह उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी
राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर इतना है कि जब वह राज्यपाल पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को भेजता है, तो यदि पुनर्विचार के पश्चात साधारण बहुमत से वह विधेयक पारित हो जाए तो वो उस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है। परंतु राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था नहीं है। यदि वो पुनर्विचार के लिए भेजता है और पुनर्विचार के पश्चात राज्य की विधानमंडल है उसे पुनः पारित भी कर दे तो वह सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी शक्ति राष्ट्रपति की अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख रिपोर्टों को भी रखवाने का कार्य राज्य विधानमंडल में करता है, यानी वित्त आयोग चूंकि 5 वर्ष बाद गठित होता है, धन से संबंधित मामले को यह देखता है। ये 5 वर्षों के पश्चात इसकी रिपोर्ट आती है, उसको विधानमंडल में रखवाने का कार्य राज्यपाल करता है। इसके अलावा जो लोक सेवा आयोग है उसकी रिपोर्ट को रखवाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो CAG होता है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसकी रिपोर्ट को भी रखवाने का कार्य करता है। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि राज्यपाल के पास वित्त से संबंधित क्या वित्तीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। वित्तीय शक्तियों पर चर्चा करते हैं कि राज्य प्रत्येक वर्ष बजट को स्वीकृति करवाने का दायित्व उसी के हाथ में रहता है, यानी बजट को राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करने का दायित्व राज्यपाल के पास ही रहता है। और दूसरी विशेषता यह है कि अनुदान की मांग उसके सिवा, यदि मान के चलिए मुख्यमंत्री के लिए अनुदान चाहिए, यानी कोई योजना शुरू करनी है और उसके लिए पैसों की आवश्यकता है, तो वह अनुदान की मांग राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं हो सकती है। क्योंकि बता दें कि यदि मुख्यमंत्री को किसी योजना के लिए पैसों की आवश्यकता है तो वह पैसों की आवश्यकता को विधानसभा में से उस विधेयक को पारित करवाए बिना उससे पैसे नहीं निकाल सकता है, और यह पारित करवाने का कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार की अनुदान की मांग उसके द्वारा नहीं की जा सकती है, सिवाय राज्यपाल की सहमति की कर सकता है। और यदि कोई धन विधेयक यानी पैसों से संबंधित विधेयक होता है तो उसकी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। यानी धन विधेयक को राज्यपाल की पहले अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उसे विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा मान के चलिए यदि राज्य की किसी योजना के लिए आकस्मिक रूप से अचानक कोई धन की आवश्यकता पड़ जाए तो इस धन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए राज्यपाल को एक आकस्मिक निधि दी गई है, यानी एक खजाना दिया गया है, आकस्मिक निधि दी गई है। इसमें जितने पैसे रखे होते हैं उनका प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी इसका तात्पर्य यह है कि यदि मुख्यमंत्री के लिए किसी योजना पर व्यय करने के लिए कोई पैसों की आवश्यकता है तो उसे राज्य विधानसभा से उस